हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज का जो चैप्टर है वो है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, इसके रीजंस मैं आपको बता दूं। जी हाँ, मैं वो सेम लाइन बोलती कि आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं डायरेक्टली आपको रीजन दे देती हूँ कि हमारा आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसमें कितने सारे इंस्टीट्यूशनल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, जो बहुत अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर टॉपिक इस चैप्टर में हम डन करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, कॉलिएशन गवर्नमेंट, ये सारी चीजें क्या होती है। देन इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन और उसके फंक्शंस, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जब आपने पहले पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और डेमोक्रेसी में हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का टाइप होता है जहां पर जो पब्लिक होती है, जो पॉपुलेशन होती है, वो खुद अपनी गवर्नमेंट या अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। ठीक है, जब रिप्रेजेंटेटिव खुद को चूज करने वाली जहाँ पे जिस गवर्नमेंट में बात होती है उसी को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसी में से वो जो लोग हैं वो बाय इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन अपने को चूज करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव इनके लिए आगे चल के काम करता है। तो हमारे पास डेमोक्रेसी का मतलब तो हो गया था कि डेमोक्रेसी इतने टाइप की होती है। अब हमें ये पता है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए काम कर रहा है। डन, इतनी बात हमारे समझ में आ गई थी कि ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करेगा। बट ये रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही आपके लिए काम नहीं कर लेगा, ये एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ेगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा एंड देन उसके सपोर्ट के थ्रू जो है वो हमारे साथ मतलब हमारे लिए काम करने वाला है। तो ये क्या होता है, ये बन जाता है एक पार्ट गवर्नमेंट का। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट एक्चुअल में उसका जो स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है तो उसमें हम जब बात करें, अच्छा ठीक है, इसके पहले एक बात बताना भूल गई मैं आपको कि ये जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर में इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि जहां पर आप एक क्लास में बैठे हुए, जिस तरीके से हम एक्चुअल में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी, कुछ आप मुझसे पूछेंगे, कुछ आंसर्स आप देने वाले हैं, कुछ आंसर्स मैं दूंगी। तो इसी तरीके से इस चैप्टर को भी डिजाइन किया गया है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम भी सिमिलरली ही करने वाले हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट हो गए और मैं एज अ टीचर रोल प्ले करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे भाई हमारी टीचर बताती है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है एक्चुअल में, ठीक है, आपको पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर एक मैं आपको पहले एक पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं कि हमारी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से है। देखो, सबसे पहले हमको पता है हमारे पास में एक प्रेसिडेंट होता है, राइट। सबसे पहले हमारे पास एक हाईएस्ट प्रेसिडेंट होता है, देन उसके नीचे हमारे पास में है एक प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, और उसके नीचे और भी मिनिस्टर्स जो है वो आते जाते हैं। ठीक है, एमएलए आएंगे, एमपीज आएंगे। तो इन सब से हमारी गवर्नमेंट बनती है, और ये जो गवर्नमेंट बनती है तो इसमें हमें पता है कि कुछ जो मेंबर्स हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है, और जो हायर लेवल पे होते हैं वो डायरेक्ट ना इलेक्ट होकर के किससे होते हैं, जो हमने जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है उनके थ्रू वो इलेक्ट होकर के जाते हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझ ले। तो हमारी जो गवर्नमेंट है जो सेंट्रल लेवल पर है तो उसमें सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ का हेड होगा, ठीक है। आप कहीं पे भी आप साइड में आप अपना एक किस तरीके से पेज बनाते चलेंगे, जो आपका रिविजनल चार्ट भी हो सकता है, और वहां पर आप सारे फीचर्स जो है वो भी रखेंगे, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास में एक प्रेसिडेंट है, और ये जो प्रेसिडेंट होता है ये सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। आप इंटरनेशनल कोई काम कर रहे हो, नेशनली कोई काम कर रहे हो, तो वो किसके बिहाफ पे काम होगा, वो आपके प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सारे काम होने वाले हैं। सपोज मैं किसी अदर कंट्री में जा रही हूँ किसी मीटिंग के ऊपर, और मैं वहां पर कोई डील साइन कर रही हूँ, तो वहां पर हमारा नाम किया जाएगा, हम किसके बिहाफ पे काम करेंगे, वहां पे हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ना कि ये जाकर के कि मैं ज्योति सोनी जाकर के वो डील क्रैक करके आई हूँ। हालांकि मेरा नाम आएगा वहां पे कि मैंने ये डील क्रैक की है, बट ऑन बिहाफ आर प्रेसिडेंट, ठीक है।
अब इसके बाद में प्रेसिडेंट तो हो गए, नॉमिनल हेड। अब भाई नॉमिनल हेड है तो एक्चुअल हेड कौन है? तो वो जो एक्चुअल हेड होते हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जितने भी काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इवन प्रेसिडेंट भी जितने काम करता है तो ऑन सजेशन किसके? प्राइम मिनिस्टर के। और इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन करके ही प्रेसिडेंट कोई भी काम करते हैं, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, क्योंकि भाई ये पूरे नेशन का फर्स्ट मेंबर माना जाता है, ठीक है। पहले सदस्य की इनको नागरिक जो है सिटीजन है ना, फर्स्ट सिटीजन की इन्हें मतलब उपाधि दी गई है, प्रेसिडेंट है। तो सारे पावर्स है, लेकिन सारे जो है वो नॉमिनल है। और जितने भी इनके काम होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी एक मंडली होती है और इस मंडली को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज वेस्टेड विद द रियल पावर, ठीक है। जो रियल पावर है वो किसके पास में? प्राइम मिनिस्टर के पास में। और उनकी हेल्प के लिए कौन है? पूरी की पूरी काउंसिल मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास में है, और वो भी किसके साथ में आती है? पूरी की पूरी जो भी इनके पास में जो कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके थ्रू ये हेड होते रहते हैं और आपस में ये लोग डिस्कशन जो होते हैं वो भी होते हैं। अब एक बीच में स्टूडेंट बीच में उठ जाता है और कहता है कि भाई लेजिस्लेचर क्या होता है, ठीक है। अभी हमने एक ऊपर वर्ड पढ़ा है लेजिस्लेचर। The real executive authority is exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. They are collective responsible to the legislature, ठीक है। अब ये जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके थ्रू ये मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो हेड किया जाता है, इनके पास में पूरी रियल अथॉरिटी होती है, ये पूरे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो ये सारे मिनिस्टर्स मिलकर ही काम करते हैं, करेक्ट। तो अब ये सारे लोग हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो आपके लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए है, ना प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। हालांकि अगर प्राइम मिनिस्टर निकल जाते हैं उस ग्रुप से तो ऑटोमेटिकली जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये पूरा ब्रोक डाउन हो जाता है, पूरे के पूरे लोग यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसने बनाया है? उसको प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हालांकि इनको नॉमिनेट करते हैं, लेकिन किसके सजेशन के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के ऊपर ही वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमने लेजिस्लेचर नाम सुन लिया है तो हमें इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और माइंड में एक क्यूरियोसिटी आती है कि भाई लेजिस्लेचर एक्चुअल में क्या है। तो अब हम देखते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या है? एक पार्लियामेंट, आपने सुना होगा, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट एट द सेंटर, ठीक है। देखो एक सेकंड, मैंने आपको पहले भी एक चीज, जब हम गवर्नमेंट पढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट के हमने 3 फॉर्म देखे थे, ठीक है। फर्स्ट वन इज हमने लेजिस्लेचर देखा था, सेकंड हमने एग्जीक्यूटिव देखा था और थर्ड जो था वो हमारा क्या था? जुडिशरी था। तो आज हम यहाँ की जो टर्म है लेजिस्लेचर उसको डन करते हैं। हमको पता है कि जब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन होती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये मिल करके बनाते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब जितने भी ग्रुप हम लोग यहाँ से, जैसे कि हमारे यहाँ से जो एमएलए एमपी जाते हैं, तो हमने हमारे यहाँ से एक, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से हमने एक उठाया, एक भेजा, अलग अलग हर जगह से ऐसे आते गए, तो ये जाते हैं और ये मिलकर के इनका जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? लेजिस्लेचर को। द रिप्रेजेंटेटिव मेकअप, देखो सिंपल सा मैं फिर से पढ़ के बता देती हूँ। द लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट एट द सेंटर इन द इनडायरेक्ट फॉर्म of democracy. Political power remain with the people, but it exercised indirectly through representative elected by them. These representative make up the legislature known in our country as Lok Sabha at the national level and Vidhan Sabha at the state level, ठीक है। जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो जाकर के बनता है, तो वहां पर हमारा जो पावर है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहां पर क्या करता है? काम करता है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमारे वाले जो पावर्स है वो यूज किए जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और वहां पर जाकर के बनता है नेशनल लेवल पे वो लोकसभा है, और अगर हम स्टेट लेवल के ऊपर बात करें तो ये विधानसभा है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर आपको समझ में आया कि क्या हुआ? लेजिस्लेचर अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो वो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा। और विधानसभा जो है वो किसके ऊपर है? स्टेट लेवल पे, ठीक है, विधानसभा। दूसरी बात,
ठीक है, ये लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद में संसद जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको वहां पर दो तीन चीजें मिलेंगी। संसद में आपको प्रेसिडेंट पढ़ने को मिलेगा, राज्यसभा और लोकसभा जो है, ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम देखें कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, इट मीन दैट रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल टू whom they represent, that is the government is actually controlled by the people through their elected representative। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे थ्रू गए हैं क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। तो जितने भी वहां पर लॉज बनते हैं वो किसके लिए बनेंगे, हमारे बेनिफिशियल के लिए, हमारे बिहाफ पे बनने वाले हैं। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने ये लाइन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड होती है क्योंकि हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। अब वो कंट्रोल कैसे होंगी, ऐसा तो नहीं है कि जब वो कोई भी लॉ बना रहे हैं तो आपके पास में ऐसे इंडिविजुअली पूछने के लिए आ रहे हैं कि भाई मैं ये लॉ लेकर के आने वाला हूं तो आप इसके ऊपर अपना परमिशन दे दे। बिल्कुल नहीं। तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना लॉ बनाते हैं और उन्हें पता है कि अगर पब्लिक ने इस लॉ को अब एक्सेप्ट नहीं किया तो वो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगी, वो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए आगे पीछे नहीं सोचने वाली है। तो वो किसके लिए, मतलब क्या कहना चाहिए, जवाबदेह किसके लिए होती है, पब्लिक के लिए। In indirect democracy, election and representation are two key element and they really reflect the interest of the people। यहाँ पर देखो दो key element दो ही है, एक तो representation and second one is election। जब हम election के थ्रू हम किसी को चूज करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब हम हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। इलेक्शन जहां पर आप उसको चूज करते हैं और वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, ये दोनों की एलिमेंट जो होते हैं वो लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और उनके इंटरेस्ट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक्चुअल में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब मीनिंगफुल होती है, तब ये उसका रियल मीनिंग निकलता है जब वहाँ के हर एक सिटीजन, ऑल सिटीजन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। या दूसरे शब्दों में कह दे कि जो फ्रेंचाइजी का जो फ्रेंचाइज जो है, जो राइट है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंचाइज का जो, सॉरी मेरे थोड़े वर्ड स्लिप हो रहे हैं। देखो, अगर आपकी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री है इसका मतलब ये है कि वहां पर हर एक जो जनता है, मतलब उसमें कोई भी इंसान हो, अगर वो उस कंट्री का हिस्सा है, वहां का मेंबर है, तो उसके पास में राइट होना चाहिए वोट देने का। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो तभी बनती है जब वहां के हर एक सिटीजन को ये राइट होता है कि वो वहां के इलेक्शन पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है, इन अदर वर्ड फ्रेंचाइज और द राइट टू वोट इज अवेलेबल टू इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यहाँ हम फ्रेंचाइज का राइट देखें, ये फ्रेंचाइज क्या है वो देखें, तो जहां पर हर एक एडल्ट को राइट हो वोट देने का, तभी वो क्या बनती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। या वहां हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं जहां पर हर किसी के पास में अपने मत को रखने का या अपने राइट टू वोट को रखने का अधिकार हो। ठीक है, अब आता है कि फ्रेंचाइज, अब ये क्या चीज होती है भाई, ये क्या भला है। अभी हमने दो तीन बार इस चीज को पढ़ लिया है। अगर हम अपनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखें तो अब हमारे पास में क्या है, पहले हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में ये भी चीज पढ़ी हुई है कि वहां पर पहले क्या होता था कि हर एक इंसान को वोट देने का राइट नहीं था। क्लियर, मतलब कहीं पर पहले क्या होता था कि जो मैन है सिर्फ वही वोट दे सकते थे, वुमेन्स को तो बाद में वोट देने का अधिकार मिला। और उसके भी पहले अगर हम इंडिया के ऊपर बात करें तो हमारे पास में भी ये सिस्टम था कि जो एकदम हायर जो सेक्शंस होते हैं, जो अपर कास्ट होती है, उन्हीं को यहाँ पर राइट था वोट देने का, हर कोई यहाँ पर वोट नहीं दे सकता था। जो अनएजुकेटेड है वो वोट नहीं दे सकते थे, उनके पास में राइट नहीं था। कुल मिलाकर के कि हर एक एडल्ट के पास में राइट टू वोट नहीं था। जब ये राइट लेकर के आ गए तो हमने उसको कहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट। मतलब जहां पर जो सारे मेन हैं, वुमेन हैं, डजंट मैटर कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, यहाँ पर इन सबको डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो वाली जगह आ जाती है। और वो अपनी एक एज, जो लिमिटेड एज रखी हुई है कि इस एज को क्रॉस करने के बाद में आप वोट दे सकते हो, तो जब यहाँ पर ये रूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि हर जगह है और इसी के तहत आपको राइट दिया जाता है वोट का।
In modern democratic government, all men and women who have attained a minimum prescribed age are allowed to vote and elect their representative. This is called universal adult franchise. ठीक है, अगर हम इंडिया के ऊपर बात करें, in India universal adult franchise is basis on the of representation at all the levels. All Indian citizens who have attained the age of 18 year have the right to vote. ठीक है, और हमारे यहाँ पर हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत हमने किस लोगों को मतलब वोट देने के राइट्स से मतलब नवाजा गया है कि जिसने भी 18 प्लस की एज जो है वो कंप्लीट कर ली, मीन कि वो हमारे यहाँ पर वोट दे सकता है। Have all the adult citizen been give the right to vote? अब क्या हमारे पास में जो जितने भी सिटीजन हैं उसके पास में वोट देने का राइट है? एब्सोल्युटली, हमारे पास में जो है हर एक सिटीजन के पास में वोट देने का राइट है जो कि एडल्ट है। ठीक है, एडल्ट इट मीन कि वो 80 हो चुका है। ठीक है, वो 80 प्लस है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम इनको डिनाई करते हैं कि वो यहाँ पर वोट नहीं दे सकते, जैसे कि क्रिमिनल्स है, ठीक है, वो वोट नहीं देंगे। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड ठीक नहीं है, मतलब अपनी मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है, वो लोग, और जो बैंकक्रप्ट जो है, जिसको मतलब बता दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है बैंकक्रप्ट, तो इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। अदरवाइज एवरी 18 प्लस एडल्ट जो है वो वोट दे सकता है। वाई आर इलेक्शन कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? अब हमारे पास में भाई सबसे बड़ा जो है, अभी तक के हम देख रहे थे कि वोट देना है, वोट देना है, इट मीन वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन क्यों इसेंशियल है, क्यों कंडक्ट कराए जाने चाहिए हर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में? तो हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका मतलब ही बहुत क्लियर है। हम यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि जो डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है मतलब आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको खुद चूज करना है। तो आपको इलेक्शन यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव आपको चूज करना है वो आप एकदम फियरलेसली चूज कर ले, फ्रीडम से चूज कर ले, मतलब आपको कोई किसी तरीके का डर नहीं हो, आपको आजादी हो और आप अपनी आजादी के साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो। इसीलिए ही हम जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। द वोटर हैव द फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. They can choose who will make the laws for them, who will form of the government and make major decision on their behalf. वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, मेजर डिसीजन जो है उनके बिहाफ पे वो कैसे लिए जाने चाहिए। तो ये सारे डिसीजन जो है आप एकदम फेयरलेसली ले सके, फ्रीडमली ले सके, तो इसलिए भी हम इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज कर रहे हो वो आपके बिहाफ पे और आपके लिए काम करने वाली हो। ठीक है, तो ये सब हेल्प करता है आपके लिए। अब आता है इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब हमारे जो इलेक्शन है उसको डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? तो फिर से मैं वही वाली बात करूंगी कि डेमोक्रेटिक मीन्स जहां पर पब्लिक खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। तो अब इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक कैसे हो गए? तो देखो, एवरीवन हैज वन वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। इन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी इज वन पर्सन वन वोट। ठीक है, जब हमारा इलेक्शन होते हैं तो वहां पर हर एक इंसान जो है उसके पास में एक वोट है और हर एक इक्वल वोट की वैल्यू होती है। कई बार देखा होगा आपने कि कई बार जो है इलेक्शन में लोग इक्वल पे आकर के खड़े हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि कुछ जो है बहुत ही थोड़े, मतलब थोड़े थोड़े जो वोट्स है उससे जीत जाते हैं। ठीक है, किसी के 10 रहते हैं तो कोई 6-11 से जीत जाता है। तो ऐसी कंडीशंस आती है। तो यहाँ पर हमारे पास में हमारा जो प्रिंसिपल है, बहुत 1% 1 वोट, तो हर एक मतलब पूरे इंडिया के एक एक इंसान वोट दे रहा है अपने एरिया में, तो वो एक वोट की जो वैल्यू होती है, एक पर्सन की जो वैल्यू है उसकी 1 वोट, उसके वोट से उसकी वैल्यू जो है वो समझ में आती है। ठीक है, अगर कोई नेता है उसने वहां की पब्लिक से थोड़ी धोखेबाजी कर कि वो अपनी वैल्यू कब शो करने वाले हैं, जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वहां पर, कि भाई साहब देखो आपने हमारे साथ में तो ये धोखा किया था, अब हमारी वैल्यू आपको समझ में आएंगी कि जब हमारे 10 वोट आपके इलेक्शन में नहीं जाएंगे और हो सकता है कि आपके इन्हीं 10 वोट से आप हार जाए।
ठीक है। इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन एक्ट फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एज दे रियली विश। ठीक है, यहाँ पर ये एकदम जो है फ्री और फेयरलेसली यहाँ पर मैनर में कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ पर जो जनता है, जो पीपल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकती है। अब इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? ठीक है, अब हमने इलेक्शन के ऊपर इतनी सारी बातें कर ली कि जब इलेक्शन होता है तो हर एक इंडिविजुअल एकदम फ्री माइंड से फेयरलेसली वहां पर पार्टिसिपेट करता है, अपने ओपिनियन को रखता है, अपना ओपिनियन इन द सेंस अपना वोट देता है अपनी पसंदीदा पार्टी को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसे वो चाहता है उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लेकर के आता है। तो इनकी हेल्प करते हैं इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन होता है जो कि वहां का जो चुनाव होता है, ये इलेक्शन होता है, वो ऑर्गेनाइज कराता है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो ये भी 2 लेवल पे होते हैं, एक तो स्टेट लेवल और दूसरा होता है नेशनल लेवल। ठीक है, तो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गए, तो इन सबके कौन कराता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नेशनल इलेक्शन कमीशन, वो कंडक्ट कराता है। और फिर हम लोअर लेवल के ऊपर बात करें, जैसे हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह हो गई, तो इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाती है हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन भी 2 होती हैं, एक तो नेशनल हो गई और दूसरी जो है वो स्टेट होगी। नेशनल लेवल के लोगों को कंडक्ट कराएंगे और जो स्टेट है वो स्टेट लेवल के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करती है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन आर कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट पीपल कैन टेक पार्ट फ्रीली एंड फेयरलेसली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब किसी का रोल नहीं होता है कि कोई नेता वेता है जो यहाँ पर आपको मतलब आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको मतलब बहला फुसला लेंगे। ठीक है, ये तो सेकेंड है। ये जो ग्रुप होता है ये पूरे इलेक्शन कराएगा, जहाँ पे आप एकदम बिना किसी निश्चिंत बिना किसी चिंता के आप यहाँ पे वोट करते हो। ये एजेंसी जो है वो इसी का काम करती है, और ये जो एजेंसी है 2 लेवल पे होती है, एक तो नेशनल और एक स्टेट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसका रिलेशन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होता है। सपोज मान लिया कि भाई ये जो गवर्नमेंट जिसकी चल रही है अभी फिलहाल बीजेपी की, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी वाले का हो गया, ये कांग्रेस की है तो कांग्रेस वाले का हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो क्या होगा? कांग्रेस के अंडर में होगा या बीजेपी के अंडर में। तो इस सारी चीजों से ये फ्री है, ये से बिलोंग नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस कि इसके बारे में इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की मतलब गारंटी देता है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ठीक है, इन इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी interested with the responsibility of conducting free and fair election in the election commission। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन जो होता है, पहले जब हमारे पास में वोट देते थे तो हमारे पास में एक सीक्रेट बैलेट होता था। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पर सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। एक स्लिप होती है, ठीक है, एक पेपर होता है जहां पर जितनी भी पार्टीज होंगी और उनके सिंबल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये कांग्रेस है, तो कांग्रेस का यहाँ पर पंजा बना हुआ है, ये इसका सिंबल है। और फिर हम नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो बीजेपी है, तो बीजेपी का ये सिंबल बना है, और यहाँ पर इस पार्टी से जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं उसका नाम होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? यहाँ पर एकदम सीक्रेटली वोटिंग होती है। ठीक है, तो वहां पर आप इसका राइट लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे और डाल देंगे, तो हम इस पेपर को बलोट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होते हैं उसका एक पार्ट होता है। जब भी आपके पास इलेक्शन होंगे तो आप वहां पर जब भी जिस डेट पे आपका इलेक्शन है आप उस डेट पे जाएंगे, इसको फोल्ड करके डाल देंगे। बट अब हमारे पास में क्या हुआ है? अब हमने इस चीज को चेंज कर दिया, अब हमारे पास में ईवीएम मशीन आ गई है। अब हमारे स्टूडेंट का बीच में क्वेश्चन उठता है, पीपल कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन द नेम ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? देखो, जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिया था कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका नाम, उसके रिप्रेजेंटेटिव का नाम और उसका सिंबल होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में क्या होती है? देखो फिर से मैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे आ जाऊंगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके पास में एक पार्टी आती है, ठीक है, उस पार्टी के कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक इंसान जो है वो खड़ा, मतलब ये हमने मान लिया कि एक बीजेपी की पार्टी है और ये यहाँ पर हमारे पास में एक कांग्रेस की पार्टी है। ठीक है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव आपके एरिया में और एक इसका है। तो अब एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ये पूरा की पूरा सर्कल है, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हिंदू मुस्लिम ये बोलते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि एक एक आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। तो एक भाई
ग्रुप बन जाता है ऑर्गेनाइज पीपल का, जिसको हम बीजेपी कहते हैं, एक बन गया कांग्रेस का, ठीक है। इसी में से कोई ना कोई मेंबर जो होता है वोटता है और वो उसको हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्शन में खड़ा करते हैं और जिताते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल हु एक्ट अ पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल का ग्रुप है जो कि एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करता, मतलब एक्ट करता है, और वो क्या होता है, विथ अ व्यू ऑफ टू कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर जनरल पॉलिसी। इलेक्शन टू वेरियस ऑफिसेज आर हेल्ड ऑन द पार्टी लाइज ओनली, द सिंप्लीफाई द वूल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अब इस पार्टी का कोई मेंबर जो है वो खड़ा हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं आपके लिए विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, जो भी है, तो ये इस पार्टी का मेंबर है, ठीक है। मतलब उस पॉलिटिकल जो यूनिट है उसको, तो ये जो पॉलिटिकल यूनिट होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। क्लियर। तो यही पॉलिटिकल पार्टी से क्या होता है कि ये वेरियस पोस्ट जो होते हैं, जैसे कि एमएलए हो गया, एमपी हो गया, तो इन सारी पोस्ट के लिए खड़े होते हैं और इन्हीं पोस्ट के लिए हम इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो आई होप आपको ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या कहना चाहिए, मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का तो मतलब आपको समझा दिया कि दो पार्टीज होती है, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस, ठीक है। सपोज हम इसी को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो जिसकी मेजोरिटी होती है इलेक्शन में, जिसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो जीत जाता है, और जिसको कम वोट्स मिलते हैं वो हार जाता है, ठीक है। मतलब दो पार्टीज होगी, सपोज कि इसको हमारे पास में 15+ वोट मिल गए और इसको हमारे पास में -15, ठीक है, मतलब 15 से नीचे वोट मिले, इसको 14 मिल गए, ये विनर हो गया और ये हार गया। तो ये तो विनर पार्टी हो गई, ठीक है, ये इसकी गवर्नमेंट बन गई, और ये जो है ये हार गई। लेकिन ये जो हारी वाली जो पार्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी, राइट। अब ये अपोजिशन जो होता है, सबको पता है अपोजिशन के कितने रोल होते हैं। अगर ये कोई खामी कर रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो सबसे पहले इस मिस्टेक को किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है, हमारी अपोजिशन पार्टी के थ्रू। तो अपोजिशन पार्टी का खुद का अपना बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। देखो, एक तो कंपटीशन जो होता है वो लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट पूछ रहा है, इट इज ट्रू दैट पार्टी दैट विन मेजॉरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द अदर पार्टी एक्ट एज अपोजिशन। ऑब्वियसली देखो, अपोजिशन जो है, अगर ये जीत गई है, कोई भी काम करता है, तो अपोजिशन का एक्चुअल में काम क्या होता है। देखो, पहले तो वो उसके साथ में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। इसने भी बहुत सारे वादे किए हैं पब्लिक को कि हम ये काम करवा के देंगे, और इसने भी बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं कि हम ये काम करा के देंगे, हाँ, जब भी हम अगर जीत जाते हैं इन इलेक्शंस में, ठीक है। अब ये पार्टी विनर हो चुकी है, अब इसने अपनी पॉलिसीज लाई है, ये इतनी सारी पॉलिसीज लेकर के आते हैं। तो अपोजिशन का क्या होता है कि देखो, जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो दोनों के, एक अपोजिशन पार्टी के भी कुछ कुछ मेंबर जीत के जाते हैं, और हमारी जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके भी जाते हैं। तो जब वहां पर चीजें, जब बिल एक्ट पास होते हैं या जब डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा खोट निकालने का काम किसका होता है, अपोजिशन का। तो अपोजिशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि काम वही होता है ना, बुराइयां दिखने का काम तो सामने वाला ही करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करता है, क्योंकि पॉलिसी इसने बनाई है, तो ये तो अपनी इतनी बुराई नहीं देख पाएंगे, तो ये बुराई देखने का काम इसका होता है, ठीक है। इनको हमेशा टक्कर देने के लिए ये अच्छे अच्छे काम करते जाएंगी, ठीक है। अगर ये बुरे काम कर रही है तो इनको टक्कर देके हटा भी सकती है। For a successful democracy, we need a strong government and a strong opposition. The political party act as a link between the government and the people. They create public opinion and educate the people about the government policies. ठीक है। अब जो political parties होती है, तो ये actual में किसका क्या काम करती है, जो government है और people है, इन दोनों के बीच में एक link का काम करती है। वो public opinion जो है, they create public opinion। इसके साथ में देखो, जब opposition है, ये भी यही काम करता है, और पूरे जो पब्लिक है उसके बीच में भी एक पब्लिक ओपिनियन का काम होता है। और फिर उसके बाद में जो दूसरे पब्लिक है उसको एजुकेट करने का, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके बारे में एजुकेट करने का। जैसे कि इसने कोई पॉलिसी लाई है, ठीक है, वो गलत है, पर्पस पब्लिक पर्पस है, ठीक है, तो अपोजिशन का काम भी यहाँ पर हो जाता है। देखो भाई जनता, आपको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये पॉलिसी एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए और ये पॉलिसी ऐसी हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन फायदा जो है कहीं ना कहीं पब्लिक का भी हो जाता है, सही और गलत को पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अब हमें बात करनी है कि पार्टीज जो होती है, सबसे पहले यहाँ पर तो ये जो डिफरेंसेस बता दिए हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि एक्चुअल में नेशनल पार्टीज क्या होती है और रीजनल पार्टीज क्या होती है, देन डिफरेंस देखेंगे। देखो, नेशनल पार्टी वो होती है जो नेशनल लेवल पे खेले, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे खेलने के लिए इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टी जो मोर देन 2 और 3 स्टेट्स के बाहर होती है, ठीक है। मतलब वो जो बहुत सारी स्टेट्स में वो पार्टी, जैसे बीजेपी जो है, एमपी में बीजेपी है, ठीक है, गुजरात में बीजेपी है, तो ये बहुत सारी
स्टेट्स में काम कर रही है, वहां पे इनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, तो बीजेपी जो है ये एक नेशनल पार्टी है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि जो आप है वो भी नेशनल पार्टी बन रही है। कि कैसे? क्योंकि आप पहले दिल्ली में ही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे और भी जो एरिया है वहां पर भी आ रही है, पंजाब में आ चुकी है। तो ऐसे करके जब एक पार्टी जो है वो मोर देन टू और स्टेट है ना, मोर देन 2 स्टेट्स में आ जाती है या 3 और 4 स्टेट्स में आ जाती है, तो वो क्या होती है, वो नेशनल पार्टी बन जाती है। और वो पार्टी जो कि सिर्फ एक रीजनल एरिया में ही घूमती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रीजनल पार्टी कहते हैं। ठीक है। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सम ऑफ देम आर बिग, अदर आर स्मॉल, सम ऑफ देम आर प्रेजेंट एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। और जो रीजनल एरिया में है, रिस्ट्रिक्टेड टू द सम रीजन्स एंड आर कॉल्ड जो है रीजनल पार्टीज कहा जाता है। ठीक है। नेशनल पार्टी जो कि मोस्ट ऑफ पार्ट में काम करे वो नेशनल पार्टी, और रीजनल पार्टी जो थोड़े बहुत ही एरिया में है, थोड़े बहुत रीजन्स में है, तो उसको हम रीजनल पार्टी कहते हैं। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हमारे पास में इलेक्शन सिस्टम जो है वो क्या है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो हमारे यहाँ पर लोकसभा में हर 5 साल में इलेक्शन जो है वो कराए जाते हैं। ठीक है। द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू द एंड। ठीक है। हर एक 5 साल में क्या होता है कि वहां पर इलेक्शन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जितने भी आपने चूज किए हैं वो आते हैं, और 5 साल के एंड में ये जो है सारे की सारे चले जाते हैं। ठीक है। कम्स टू एंड हो जाता है। और जो इलेक्शन होते हैं, हर एक इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहां पर सेम टाइम में भी ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं, इवन सेम डे पे भी कराए जा सकते हैं, या हम थोड़े टाइम के बीच बीच में भी वो करा सकते हैं। मतलब आज इस डेट में यहाँ पर इलेक्शन हो गया, दूसरी डेट में वहां पर हो गया, और इस टाइप के जो इलेक्शंस होते हैं इसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। ठीक है। तो डेफिनेशन आपको मिल गई कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, कि जितनी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शंस होते हैं आइदर ऑन टाइम सेम डेट और विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। अब आती है बारी बाई इलेक्शन की। तो बाई इलेक्शन क्या होता है? देखो, एक जो लोकसभा वाले इलेक्शन हो गए कि हर 5 साल में आपको जो है इलेक्शन जो है वो कराने हैं। ठीक है। जैसे कि मोदी जी अभी है, 5 साल बाद में क्या होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर देखा जाएगा कि भाई हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कौन आने वाले हैं। ठीक है। फिर 5 साल बाद में फिर होगा, फिर 5 साल बाद में ये हो गया। लेकिन इस दौरान अगर यहाँ से कोई व्यक्ति न पटले, ठीक है, मतलब डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई है या उसने रिजाइन कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में कि वो पोजीशन खाली है, ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में उस जगह की जो सीट है वो खाली है, तो ऐसी सीट को फुलफिल करने के लिए आता है बाय इलेक्शन। ठीक है। तो बाय इलेक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब आपकी सीट खाली होती है, और किसके बिहाफ पे खाली होती है, अगर उसकी डेथ हुई है, बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर, तो तब जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है। व्हाट आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अभी पहले वाली डेफिनेशन में ही पढ़ा था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीजें होती है कि हमारी पूरा एक कंट्री है। ठीक है। अब पूरी कंट्री है तो उसमें हम सेम टाइम में पूरा इलेक्शन एक साथ में तो नहीं करा सकते। अब हमने गवर्नमेंट के टाइप्स को भी पढ़ा हुआ है कि हम किस तरीके से हमारे जो पूरे के पूरे जो सेक्टर है हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। ये पूरा हमारा एक इंडिया हो गया। ठीक है। अब इसके साथ में हमारे पास में बहुत सारी स्टेट्स है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पूरा की पूरा जो मतलब पार्ट है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। डिफरेंट एरियाज में डाल देते हैं हम इलेक्शन पर्पज से। ठीक है। पहले हमारे पास में हमने क्या किया, हमने एमपी के इलेक्शन करा लिए, फिर हम बिहार जाएंगे, फिर हम यूपी जाएंगे, अलग अलग हो गए। और हम बात करें फिर एमपी की, तो एमपी में भी क्या होता है कि हम एक साथ में पूरे चुनाव नहीं होते। अगर हमारे यहाँ पंचायत हो या कोई भी हो, तो आज बैतूल में है, कल दिल्ली में, सॉरी कल भोपाल में है, सॉरी दिल्ली वर्ड आ गया, एमपी में दिल्ली नहीं आता है। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि जब हम इलेक्शन के अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे एरियाज डिवाइड कर देते हैं, तो हम इन एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं क्लियरली, कि मतलब जब हमने इलेक्शन के पर्पज से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। द वोटर्स हु लिव इन द एरिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो जिस एरिया में वोटर्स है वो वहां से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। जैसे कि हम इंदौर से करेंगे, भोपाल वाले भोपाल से वहां से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। ठीक है।
तो हर एक एरिया का जो है वो अपने अपने एरिया से वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है। ये यू शॉर्ट में कहे कि जो इलेक्शन वाला जो एरिया होता है उसी को ही हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। व्हाट आर द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी? अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? अब पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर पहले वाली एक चीज होती थी। जब आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पॉलिटिक्स है उसमें आने के लिए हर किसी के पास में क्या था? अधिकार नहीं था। ठीक है, हमने एडल्ट फ्रेंचाइजी भी पढ़ी हुई थी कि हर कोई जो सेक्शन है वो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। अभी तो हम सिर्फ वोट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेटिव बनने की तो बात ही अलग है। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव बनना तो दूर की बात है। पहले तो रिप्रेजेंट कौन करता था? जो ब्राह्मण वर्ग है, जो अपर कास्ट है, वही रिप्रेजेंटेट करता था किसी को भी। ठीक है, जो लोअर कास्ट है, जो शूद्र वर्ग था, तो इन सब लोगों का तो शोषण ही होता था, तो ये कभी आने की सोच भी नहीं सकते थे। क्लियर? तो अब ये वाली जो सारी चीजें हुई थी, मतलब हम अब बात कर रहे हैं 1947 के पहले वाली। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पहले, मतलब जब हमको स्वतंत्रता मिली है 1950 के तक की जो है हम वो बात कर लेते हैं। तो अब हमारा जैसी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बनता है, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट होने लगे, तो हमने हमारे पहले की जो कंडीशन देखी थी कि भाई हर किसी को राइट तो है ही नहीं पार्टिसिपेट करने का। अब पार्टिसिपेट भी करवाना है, ऐसे में तो जो निचला जो सेक्शन है वो लोअर कास्ट ही रह जाएगा, वो कभी उठेगा ही नहीं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उन्होंने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर के आया तो उन्होंने कुछ सीट जो है वो वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व कर दी। ठीक है, अब तो भाई आपको आना ही पड़ेगा। जैसे कि SC ST के लिए उन्होंने रिजर्वेशन रख दिया, OBC के लिए रिजर्वेशन रख दिया। तो यहाँ से क्लियर हो गई कि भाई जो ब्राह्मण है या जनरल सेक्शन है हमेशा वही जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये ब्राह्मण सेक्शन, जनरल सेक्शन जो है वो हमेशा इन लोगों के ऊपर हुकूमत नहीं चलाएगा। तो यहाँ से आता है रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वीकर सेक्शन, सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व्ड फॉर अ पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, जब हमारे पास में देखो करंटली आउट ऑफ 552 सीट्स इन द लोकसभा, 79 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 41 जो सीट्स है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। अगर आपके पास में देखो, हमारे पास में टोटल सीट कितनी है? 552 है, जिसमें से हमने 79 किसके लिए रिजर्व कर दी है? SC के लिए, और 41 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, ST के लिए रिजर्व है। तो पार्शलिटी वाली बात ही नहीं आती है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये प्रोविजन इसलिए रखे गए ताकि जो अभी तक की उन्होंने जो कंडीशन फेस की है, जो सारी चीजें झेली है, तो वो ना झेलना पड़े और वो भी वहां पर पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि अब इनके लिए सीट एकदम फिक्स्ड है तो इनको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। अगर सीट फिक्स नहीं है तो हो सकता है जनरल वाले उन्हें कभी आने ही नहीं दे, सोचने ही नहीं दे कि हाँ भाई आपके लिए सीट है और आप आ सकते हो। तो इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन वाला जो प्रोविजन है वो रखा गया। What happens when the constituency are decided? अब भाई ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड हो चुकी है? देखो, जब आपके पास में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो चुकी है कि इस एरिया, ये जो है ये एक इलेक्शन वाला एरिया है, तो अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि देखो डिसाइड कर लिया कि आपके पास में ये एरिया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर आपके इलेक्शंस होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इस एरिया में कितने लोग हैं जो इलेक्शन कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन इलेक्शन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम आप ही ने तो कहा था कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट, राइट? तो अब सबके पास में है, तो हमने फिर एडल्ट फ्रेंचाइजी भी तो पढ़ी हुई थी ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उसमें क्या बात हुई थी कि जितने भी लोग हैं 18+ वाले वो वोट दे सकते हैं, ओनली 18+ और 18, ठीक है, जिनकी एज हो चुकी है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट काम होता है कि अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन यहाँ पर वोट दे सकता है और कौन नहीं। इट मीन कि हम पूरे 18+ वालों की एक लिस्ट बनाते हैं कि अच्छा भाई ये इतने 18+ हो चुके हैं, इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट बनती है कि इतने लोग वोट दे सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्शन कंडक्ट होता है उस टाइम पे एक वोटर लिस्ट आती है और सबके घर पे एक छोटी छोटी पर्चियां जो है वो पहुंचाई जाती है कि ठीक है ये पर्ची लो, आप वोट दे सकते हो, एलिजिबल हो, जाकर आप वोट दो। ठीक है, उसके पहले आपके पास में एक वोटर ID भी बनती है। क्लियर? तो अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ये होता है कि यहाँ पर जो भी एलिजिबल है इलेक्शन के लिए उनके नाम लिस्ट में आते हैं और इसी इलेक्टोरल रोल को, मतलब दिस लिस्ट इज ऑफिशियल
ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रोल रोल एंड कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। ठीक है, अब इसमें साथ में क्या होता है कि जो 18 प्लस हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, हम उसको इसमें ऐड करते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर कोई 70 प्लस का था, अब हमने जो मतलब इलेक्शन के टाइम ये 18 ईयर हो गया है, तो ये 18 प्लस हो गया, हमने इसको वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी जो यहाँ से चले गए हैं इस एरिया से, ठीक है, छोड़ के चले गए हैं, या उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस लिस्ट से इन लोगों को मतलब डिलीट भी करना होता है, उनको हटाना भी होता है कि इनकी डेथ हो गई है या वो यहाँ से इस जगह से दूसरे जगह परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, बात यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट की हो रही है। अगर वो नॉर्मली जा रहा है कुछ ईयर्स के लिए या नॉन परमानेंट जा रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर के वोट देंगे अपने लोकल एरिया में ही। ठीक है, ना कि जहाँ पे वो रह रहे हैं। जहाँ आपकी भी वोटर लिस्ट में उसका नाम मेंशन है, वो वहीं पर जाकर के वोट दे सकता है। ठीक है, एज अ न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज, नेम आर एडेड टू द वोटर लिस्ट, नेम ऑफ दोज हु मूव्ड आउट ऑफ अ प्लेस और दीज हु आर डेड आर डिलीटेड। ठीक है, जो मतलब जा चुके हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाता है, और जो एलिजिबल होते हैं उसको भी डालते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में ना, इन दीज वेयर कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, ये जो लिस्ट होती है रिवाइज होती है हर 5 साल में, जब भी वोट का टाइम आने लगता है। ठीक है, अब कुछ टाइम से हमारे पास में एक नया सिस्टम आ गया है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी। ठीक है, जो आई है, ये देखो जो इलेक्शन कमीशन है, उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे हमारे पास में एक आइडेंटिटी कार्ड निकला है जहाँ पे आपकी फोटो होती है, आपकी सारी डिटेल्स होती है, और यही आइडेंटिटी कार्ड आपको यूज होता है इन इलेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं वोटर आईडी। ठीक है, ये वोटर आईडी होती है, और साथ ही जब भी इलेक्शन आते हैं तो एक किसी का शॉर्ट फॉर्म, एक पर्ची आती है आपके हर घर में, जो है वो बांटी जाती है फॉर इलेक्शन। ठीक है, तो आपको वोटर आईडी भी समझ में आ गई कि क्या होती है, इलेक्शंस भी समझ में आ गए हैं, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, हर वो इंसान जो कि 18 प्लस का होता है। अब हमने बात कर ली कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो ये कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन बन सकता है? एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। क्या हर एक वोटर जो कि वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो कैंडिडेट बन सकता है उस इलेक्शन का? तो हाँ, देखो, क्योंकि पब्लिक में से ही चूज करके जाता है वो इंसान, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा, वो हमारे बीच में से ही निकला वाला एक इंसान होता है, यानी उसके पास में भी एक वोटर राइट है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एक डिफरेंस ये होता है कि हर एक इंसान जो 18 प्लस हो चुका है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन एज अ कैंडिडेट आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्राइटेरिया, कि आप 25 प्लस होने चाहिए, या आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर, वेल इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। ठीक है, एक वोटर बनने के लिए आपके पास में सिर्फ आपको 18 ईयर चाहिए, लेकिन अगर आप एक कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपको 25 होना चाहिए। ठीक है, These mean political party nominate their candidate who get the party symbol and support। ठीक है, अब वो उसको एज अपने जो पार्टी नॉमिनेट कर देती है, मतलब पार्टी मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और उसके पास में क्या आ जाता है, पार्टी सिंबल आ जाता है, और पार्टी का सपोर्ट भी आता है, तब वो कैंडिडेट बन जाता है और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नॉमिनेशन फील्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड पार्टी टिकट। अगर मुझे बीजेपी से खड़े होना है तो मुझे बीजेपी का टिकट चाहिए, मतलब पार्टी टिकट लगते हैं ना कि भाई इस पार्टी से, जैसे कई हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं कि भाई टिकट मिलनी है, मुझे टिकट मिलनी है इलेक्शन के लिए, और उसके लिए बहुत हाथापाई होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो जो है, मतलब जो कैंडिडेट होता है वो एक नॉमिनेशन फॉर्म डालता है। ठीक है, नॉमिनेशन फील्ड बाय एनी कैंडिडेट ऑन द टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड पार्टी टिकट, और उसको जो टिकट मिलता है हम उसी को ही पॉलिटिकल टिकट कहते हैं। और जब टिकट मिल जाए तो वो इलेक्शन में खड़े होकर के फिर बस हाथ जोड़ के चुनाव एरिया में लग जाते हैं, और जब लग जाते हैं फिर बस इलेक्शन अगर आप जिता दिए तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। अब जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना होता है। ऐसे ही आप वहां पर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल। अब आपको एक फुल डिटेल के साथ में डिक्लेरेशन भी देना है, क्योंकि जब अब तक आप अपनी फुल डिटेल्स डिक्लेरेशन नहीं दोगे तो आपके पास में जो पब्लिक है ये इन सब बिहाफ पे ही आपको, मतलब क्या कहना चाहिए, आपको जानेंगी, पहचानेंगी, आपके ऊपर रिसर्च होंगी। जब आप यहाँ पर अपना लीगल
डिक्लेरेशन देते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, तो इसी के बिहाफ पे जो दूसरी जनता है वो आपको जानती है, पहचानती है और आपको वोट देती है। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट इफ एनी डिटेल ऑफ द असिस्ट लिएबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। देखो, अब हमारे पास में जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके पास में कोई सीरियल केसेस तो होने नहीं चाहिए, क्रिमिनल केसेस, ठीक है। उसकी जो लिएबिलिटी है, डिटेल ऑफ असिस्टेंट लिएबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट की, ये सारी डिटेल जो है वो इसमें मतलब भरेगा। जो गिविंग फुल डिटेल्स है वो इस डिटेल में उसकी ये सारी डिटेल्स जो है कैंडिडेट की, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी असिस्ट क्या है, उसकी लिएबिलिटीज क्या है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशंस होती है, डिटेल्स होती है, ये भी उस कैंडिडेट को सबमिट करनी होती है और इसी के बिहाफ पे, ठीक है, द इंफॉर्मेशन हैज टू मेड टू बी पब्लिक, ठीक है, ये पब्लिक बनती है और पब्लिक फिर इन सभी के बिहाफ पे आपको चूज करती है। दीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन? अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? आई डोंट थिंक कि मुझे आपको इलेक्शन कैंपेन जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए। आप तस्वीर में देख सकते हो एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। चलो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब हम इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, हमारे यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तब क्या होता है, आए दिन हमारी कॉलोनीज में ढोल ढमाकों के साथ में एक बड़ा सा ग्रुप आता है और उस ग्रुप को ही हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिंबल को फॉलो करने वाला, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला, उस पार्टी के मेंबर, जो एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है, वो जो आपकी कॉलोनीज में बैंड पार्टी के साथ में घूमता है, बड़े बड़े पैम्पलेट साथ में लेकर के घूमते हैं और उस पैम्पलेट में होता है उसका एक सिंबल, उस जो भी लीडर है जो खड़ा हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव एज अ होता है और वो उसमें जितने भी वादे किए गए हैं कि भाई अगर हम चुनाव में जीत जाते हैं तो ये सारे काम आपके लिए किए जाएंगे, तो उसकी एक लिस्ट भी होती है, ठीक है। मतलब पहले से प्लान होता है कि चलो भाई हम इतने इतने काम करा देंगे, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी घूमती है और जैसे ये पार्टी आपकी कॉलोनी से जाती है तब तक की दूसरी बैंड पार्टी जो है वो आपके साथ में आपके एरिया में आ जाती है। क्लियर? तो इसी को कहते हैं हम इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। मतलब ये जो ड्यूरेशन होता है जब वो अपने इलेक्शन में खड़ा होता है, जब अनाउंस्ड होते हैं लिस्ट और जो डेट ऑफ पोलिंग होती है, इसके बीच में मतलब क्या होता है, 2 वीक का एक पीरियड होता है जहां पर ये सब लोग जो है पब्लिक को अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं आपको, मतलब क्या कहना चाहिए आपको, रिश्वत देने का, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। ये करते हैं बहुत सारे, फिर शायद कुछ लोग गिफ्ट्स भी पहुंचाते हैं घरों पे, ठीक है, कि ये गिफ्ट्स अभी है, बाद में और मिलने वाले हैं, शायद आप बस वोट हमें ही देना। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है हर एक मतलब जो जनता है उसको अपने सपोर्ट में लेके आने का, तो इसी को ही हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। इस पीरियड में कैंडिडेट जो है वो अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। दिस इज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर, टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी, डिबेट्स एंड डिस्कशन। और ऑब्वियस ही बात है, इलेक्शन चल रहा है तो हर जगह सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, सारी चीजें होंगी। इन शॉर्ट की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ट्राई करती है फोकस, है ना, ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सर्टन बिग इश्यूज। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दूज इश्यूज एंड गेट देम टू वोट फॉर द पार्टी। मतलब ऐसे कोई इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास में पैम्पलेट, उसमें लिस्ट बनी होती है कि ये आपके इस पॉइंट के ऊपर काम करने वाले हैं। मतलब वो देख लिया कि आपके एरिया में रोड नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, स्कूल वीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को वो स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं कि चलो भाई हम आ जाएंगे तो ये सारे काम आपके लिए करवाए जाएंगे, ठीक है। तो वो इश्यूज दिखाते हैं कि आपके यहाँ पर अभी तक जो पार्टी थी उसके साथ में ये इशू था, लेकिन हम जब आएंगे तो आपके ये इश्यूज को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू एन इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, ठीक है। जब ये सारी चीजें चल रही होती है, इलेक्शन वाला जो ड्यूरेशन होता है, तो ये सारी तो चीजें हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसको मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड होती है, डिस्क्रिमिनेट होती है कि ये चीज जो है वो कोई भी इलेक्शन पार्टी जो है वो नहीं करने वाली है या कैंडिडेट नहीं करने वाले,
देखो, ब्राइब द वोटर्स, थ्रेटन वोटर्स, ठीक है। आप वोटर्स को रिश्वत नहीं देंगे, ठीक है, हकीकत जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है ये आप भी जानते हैं। आप वोटर्स को धमकी नहीं दोगे, रिश्वत नहीं दोगे, ठीक है। अपील देम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट, आप उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग और उसके जो रिलीजन है उसके हिसाब, मतलब उसके बिहाफ पे आप किसी से भी कोई अपील नहीं कर सकते, ठीक है। कि अगर कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा है तो वो ये नहीं बोल सकता कि हम हिंदू है तो आप हमें हिंदू एज ए हिंदू जो है वो वोट दे, ठीक है। या मुस्लिम वोटर खड़ा है तो भाई चलो मैं आपकी कम्युनिटी से खड़ा हो रहा हूँ तो आप मुझे ही वोट दे, ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। और मतलब ये जो है ये सारे डिस्क्रिमिनेटेड है। यूज गवर्नमेंटल रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, जितने भी गवर्नमेंटल रिसोर्सेज है उसको आप यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, भले ही आप उस पार्टी के आपकी पहले से चल रही हो। आप 25 लाख से ज्यादा वहां पर लोकसभा के इलेक्शंस में खर्च नहीं कर सकते। अगर आप असेंबली इलेक्शंस में हैं तो आप 10 लाख से ऊपर जो है वो खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन पाई जाती है कि इन सारे के ऊपर भी कोई इंसान ऐसा कुछ करता है, इफ दे डू सो, तो अगर वो कैंडिडेट इलेक्ट भी हो जाता है, इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय कोर्ट, ठीक है। अगर आप किसी को रिश्वत देकर, आप मतलब प्रूफ हो गया कि आपने रिश्वत देकर के वहां पे आप चुनाव जीते हैं, आप किसी को डरा धमका के चुनाव जीते हैं, आपने गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है, आपने इतने पैसे उसके ऊपर खर्च किए हुए हैं, तो इस केसेस में आप जो है बाय कोर्ट जो है आपको क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। चाहे भले ही आप जो है जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसमें आप डिक्लेयर क्यों ना हो चुके हो, ठीक है, इलेक्ट क्यों ना हो चुके हो, तब भी आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। In addition, to the law, all the political party in our country should agree to a code of conduct of our election campaign. According to these, one candidate can't use any place of worship for election propaganda, use governmental vehicles, aircraft and official for the elections. देखो, जो हमारे पास में जो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन है, तो इसमें आप कोई भी चीज आप मतलब कोई जो वर्शिप प्लेस है वहां पर आप उसको एज ए इलेक्शन प्रोपोगेंडा यूज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे प्लेसेस को आप गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज है, आप उसको भी यूज नहीं कर सकते। वंस इलेक्शन आर अनाउंस, मिनिस्टर शेल नॉट अनाउंस और ले फाउंडेशन स्टोन फॉर एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन। अगर वहां पर इलेक्शन जो है वो अनाउंस्ड हो जाते हैं कि इस एरिया में ये इलेक्शंस होने हैं, तो उस टाइम पर कोई भी मिनिस्टर जो है वहां पर कोई भी फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एनी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, वहां पर कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस एक्सेट्रा नहीं आ सकती। मतलब उतने टाइम तक के वहां पर जो गवर्नमेंटल प्रोसेसेस होती है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर किसकी हुकूमत चलने वाली है, यहाँ पर चलने वाली है इलेक्शन कमीशन की हुकूमत, ठीक है। सो कैन पीपल नाउ कम टू द फाइनल स्टेज ऑफ पोलिंग, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, मतलब आपका कैंपेन हो गया, अनाउंस्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब आता है फाइनल स्टेज, और वो फाइनल स्टेज होता है इलेक्शन डे, ठीक है। इलेक्शन डे में क्या होता है कि जितने भी वोटर्स होते हैं वो जाकर के अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे करके आते हैं, और इस फाइनल डे को हम कहते हैं इलेक्शन डे, ठीक है। जब वो इलेक्शन डे होता है तब वहां पर जाते हैं, आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है, और ये बैलेट पेपर क्या होता है कि वहां पर, ठीक है, इसको आप मतपत्र भी कह सकते हो, एक शीट होती है जहां पर आपके पास में नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलोंग विद देयर पार्टी नेम्स एंड सिंबल आर लिस्टेड, ठीक है। उसके नेम होंगे, जो भी आपका कैंडिडेट है उसकी पार्टी का नाम होगा, और उसका जो भी आप सिंबल के साथ में वहां खड़े हो रहे हो वो होगा, और आपको जिस भी कैंडिडेट को चूज करना है आप उसको चूज करके टिक करके वो जो बैलेट पेपर है उसको रोल करके वापस वहीं पेटी में डाल करके आ सकते हो। तो ये प्रोसेस होता था अर्लियर डेज में, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है नाउअडेज, अब हमारे पास में आ चुकी है ईवीएम मशीन। अब ईवीएम मशीन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी सिमिलरली बैलेट पेपर की जैसे ही है, लेकिन वो पेपर था और ये मशीन है। यहाँ पर भी जो कैंडिडेट नेम है, पार्टी है, और उसका जो सिंबल है वो शो किया जाता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। ऑल द वोटर हैव टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही और शी वांट्स टू वोट फॉर। अब जिसको
भी वो वोट देना चाहते हैं वो उसकी बटन को सिलेक्ट करते हैं और उसके लिए वोट दे देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है ऑन इलेक्शन डे, जिस दिन जो वोट देना होता है। अब फाइनल रिजल्ट्स कैसे होते हैं, तो अब क्या होता है कि जब पोलिंग हो जाती है, ओवर हो जाती है, लोग अपने अपने सेलेक्ट मतलब क्या हो जाते हैं, अपने टीम मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रल जो ईवीएम मशीन्स होती है वो सिलेक्ट कर दी जाती, मतलब क्या सील कर दी जाती है। ठीक है, अब वो सील कर लेते हैं, उसको अपने अंडर में ले लेता है इलेक्शन कमीशन, उसको एक सिक्योर प्लेस पे पहुंचा देते हैं। फिर कुछ दिन बाद में ऐसा होता है जिस दिन आपको जो रिजल्ट है वो अनाउंस करना है, तो उस दिन ये जो सील्ड मशीन है उसको उठाई जाती है और सारे जो वोटर्स है, वोटिंग्स है, उसको काउंट की जाती है। ठीक है, कि बीजेपी को कितने वोट्स मिले हैं, कांग्रेस को कितने मिले हैं, आम आदमी पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, तो ये काउंट किए जाते हैं। और जहां पे मेजॉरिटी होती है और उस हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स वाली जो पार्टी होती है, मतलब जिसको मेजॉरिटी होती है वोट्स की, तो वो डिक्लेयर हो जाता है हमारा नेता। ठीक है, फिर ये नेताजी एक बार पूरी अपनी पार्टी के साथ में उस कॉलोनी में घूम करके आते हैं कि चलो चलो धन्यवाद, मिठाई बंटती है कि आपने हमें वोट दिया, हम जीत गए। उसके बाद में ये नेताजी आपको कभी दिखाई नहीं देने वाले हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। क्लियर। अब हमारे पास में ये है मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पर, हमारी जो इंडिया है वहां पर बहुत सारी पार्टीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस है, बीजेपी है, आप पार्टी है। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज होती है और हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई सिंगल पार्टी जो है उसके पास में मेजॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, वो मेजॉरिटी जो है, जैसे कि सबसे ज्यादा वोट चाहिए तो किसी के पास में भी मेजॉरिटी नहीं होती इतनी सारी पार्टीज में। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पार्टी जो है वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में क्या है, वोट देना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्टी को 15 मिले हैं, दूसरी पार्टी को 15 मिले हैं, 14 मिले हैं। ठीक है, तो किसी के पास में भी मेजॉरिटी नहीं है, किसी को 14 मिले हैं। तो अब क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो ये 14 और 15 वाला जो है ये कॉलिएशन कर ले, या 15-15 वाला कॉलिएट कर ले। मतलब ये जब मर्ज हो जाती है, एक साथ आ जाती है और वो पार्टी आ जाती है गवर्नमेंट में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलिएशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सच, देखो व्हेन देखो इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया समटाइम द जनरल इलेक्शन में गिव राइज टू अ सिचुएशन where no single party seems to be obtain the majority required to the form a government. When this happens, some party may get together and form the government, will the other function as opposition party in पार्लियामेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट नोन एज द कॉलिएशन गवर्नमेंट एज इट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज। तो कॉलिएशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेट हो जाती है या मर्ज हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं कॉलिएशन। और ऐसा होता है जब वोटर्स की मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलती किसी एक पार्टी को, तो वहां पर हो जाता है कॉलिएशन। ठीक है, दैट्स इट ऑल अबाउट कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट में रिवाइज कर ले, हालांकि क्वेश्चन एंड आंसर वाले में तो हम रिवीजन करेंगे ही। देखो इंस्टीट्यूशनल में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास में होता है एक प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर जब हमने पढ़ा तो हमें पता है कि ये सिर्फ नॉमिनल हेड है, इसके पास में पावर्स है लेकिन वो उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, जो मेन पावर है वो किसके पास में है, प्राइम मिनिस्टर के पास में है, या ठीक है पीएम के पास में है। और इसके सपोर्ट के लिए कौन आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर क्या होता है, फिर हमने लोकसभा देखा कि लोकसभा क्या है और वहां पर लोग कैसे इलेक्ट होते हैं। फिर हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा और वहां पे देखा कि कैसे कौन कौन लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि जो इलेक्शन प्रोसेस होती है इन आर इंडिया, वो भी हमने देखी। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, किस तरीके से कराता है। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो पूरा की पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, कि बैलेट पेपर क्या होता है, ईवीएम क्या होता है, इलेक्शन में जो है डिक्लेयर कैसे होता है, इलेक्शन में उठ खड़े रहने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं पार्टिसिपेट करने वाले, तो उनकी एलिजिबिलिटीज क्या होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपके साथ में आपको इस पीपीटी में या इस प्रेजेंटेशन में हर एक क्वेश्चन भी बना के दिया हुआ है और उसके आंसर्स भी दिए हैं।
ठीक है, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।